नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर उत्तम कुमार, मेरे साथ डॉक्टर दीपिका लोगानी हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम इनसे इनफर्टिलिटी के बारे में बात करना चाहेंगे कि हमारे देश में इनफर्टिलिटी के काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग शादी करने में बहुत डिले करते हैं और बहुत ऐसे रीज़न हैं जो उनके प्रोफेशनल हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो आज के समय में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं मोटापे की वजह से, जैसे पीसीओडी है। तो उन सब को देखते हुए इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हैं, इस बारे में मैं डॉक्टर दीपिका से पूछना चाहूँगा कि मैम प्लीज़ ये बताइए कि आज के ज़माने में जिस तरह इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप तो डेली देखते हैं, तो आप बताइए कि इनफर्टिलिटी होने का आज के समय में कौन कौन से मुख्य कारण हैं। हमारे चैनल को सुनने वाली ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका लोगानी है और मैं ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की विशेषज्ञ हूँ। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस में हूँ। एंड बहुत क्वेश्चन करेक्ट पूछा है डॉक्टर उत्तम ने कि हमारे पास ये पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के बहुत नंबर अब बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ गए और सबसे पहले इस चीज़ का आंसर या सब लोगों को पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोगों के परिभाषा में ये आता है कि अगर शादी को 1 साल हो गया हो और उसके बीच में एक नॉर्मल तरह से हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हो और उसमें कोई भी और प्रिकॉशन यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, तो विद इन 1 ईयर ऑलमोस्ट 80% कपल्स जो है वो कंसीव कर जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 90% कपल्स विद इन 2 ईयर्स ऑफ मैरिज कंसीव कर जाते हैं। तो अगर 1 साल भर ट्राई करने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो यू शुड सीक एडवाइस और डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। और ये ज़रूर डेफिनेशन शादी के एक्सट्रीम बात की बात नहीं है, ये जब भी ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए वहाँ से काउंट करना चाहिए ताकि इनफर्टिलिटी की ये करेक्ट डेफिनेशन है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये वाला पॉइंट है कि हमें विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अभी नई नई शादी हुई है या अभी हमने ट्राई करना शुरू किया है तो 3-4 महीने के अंदर ही हम परेशान हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, इलाज कराना शुरू करें या डॉक्टर को बार बार बोलें कि आप इलाज स्टार्ट करिए, तो वो गलत है। कम से कम मिनिमम 1 ईयर ट्राई करना चाहिए बिफोर हम ये सोचें कि इनफर्टिलिटी के लिए हमें डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी ना होना या इनफर्टिलिटी के कारण हस्बैंड में भी हो सकते हैं, वाइफ में भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में दोनों में थोड़े थोड़े कारण मिला करके इनफर्टिलिटी होती है। तो वाइफ के अंदर कॉमन कारण जो रहते हैं वो ये है कि ओवरीज में से एग ना बनना, मतलब जिसको हम ओवरीज को हिंदी में अंडकोश कहते हैं, कि वहाँ से एग ना बने या एग ना छूटे, ओव्यूलेशन ना हो, ये एक कारण। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण कि अगर ट्यूब्स बंद हों, ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों किसी बीमारी की वजह से, जिसको अगेन हिंदी में नले बंद होने का प्रॉब्लम बताया जाता है। तो लेडीज़ में नॉर्मली ये 2 कारण रहते हैं और हस्बैंड्स के अंदर प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है कि स्पर्म्स का काउंट जो है वो, या तो स्पर्म का काउंट कम होना या स्पर्म्स का काउंट तो ठीक है लेकिन स्पर्म्स की मोटिलिटी के स्पर्म्स या तो नॉर्मल नहीं है या उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जा करके प्रेगनेंसी क्रिएट कर सके। तो ये कारण मेल्स के अंदर रहता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मोटा मोटा परसेंटेजेस के हिसाब से देखें तो 30-40% कारण फीमेल्स में रहते हैं, लेडीज़ में रहते हैं, और 30-40% कारण मेन के अंदर होते हैं। और कुछ 20% केसेस में हम देखते हैं कि कुछ कारण, थोड़े कारण सब फर्टिलिटी के, मतलब एग्जैक्ट फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी नहीं, लेकिन थोड़े कम फर्टिलिटी के कारण फीमेल में और कुछ हस्बैंड के अंदर होते हैं, तो दोनों मिला के कारण भी आते हैं। ओबेसिटी या मोटापा, कि अगर हमारा बॉडी में वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा थायराइड का प्रॉब्लम होना, कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लेडीज़ के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड का कम फंक्शन होना, ये चीज़ भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है।
अनदर प्रॉब्लम जो कि हम लोग देखते हैं, विटामिन डी का कम होना या कोई और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होना। तो ये सारे कारण मेटाबॉलिक कारणों के बीच में आता है। पीसीओडी जो है वो बेसिकली हम देखते हैं कि पेशेंट्स के अंदर, अगेन जो आपने बोला, ओबेसिटी के कारण या मोटापा के कारण पीसीओडी होने लग जाता है। और एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओडी का फुल फॉर्म जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। खैर ये साइंटिफिक शब्द है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली वज़न बढ़ने की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्स्ट्रा बनने लग जाते हैं सिस्टम में, जो कि ओवरीज के अंदर सही से एग नहीं बन पाता, या तो बन नहीं पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता और एग रिलीज नहीं हो पाता। तो अब प्रेगनेंसी ठहरने के लिए अंडे का होना या एग का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर वो यूट्रस या ओवरी में से एग बनेगा ही नहीं तो वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। तो इसका एक कारण डेफिनेटली ओबेसिटी है। और ओबेसिटी मतलब मोटापा आज की डेट में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस ये वाले आ गए कि हम फास्ट फूड और जंक फूड खाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे घरों में रोज़ हम बाहर से खाना मंगवा के खाते हैं, ये एक चीज़ है। और जैसे आपने बताया कि काम करने के लिए हम जब बाहर अपने वर्क स्पेस में कॉफ़ी, चाय, बाकी वहाँ पे सारे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें हम ओवर टाइम पे काम करते हैं, तो यही सब आता है खाने के लिए। तो खाने की चीज़ें, खाने का तरीका बदल गया है, एक चीज़। दूसरा, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं। तो जो हम पहले, जो यंग गर्ल्स में भी जो बच्चे बाहर जाके खेलते थे पार्क में, वो आज की डेट में मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलते हैं। तो इस वजह से, एक्सरसाइज ना होने की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। अदर थिंग्स इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ कि हम पूरे टाइम पे सोशल मीडिया पे और मोबाइल के ऊपर होते हैं, और रात के टाइम पे हमारी स्लीप भी, हम रात को भी 2 बजे 3 बजे भी हम रात को सोते नहीं हैं, हम मोबाइल पे होते हैं। तो ये सारी जो हमने जो लाइफस्टाइल चेंजेस पहले के हिसाब से बदल लिए हैं, इनकी वजह से ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नुकसान पहुंचा रही हैं, और जो कि पीसीओडी का कारण है। अब हमारा जैसे जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं और बहुत सब लेडीज़ काम कर रहे हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये हम देख रहे हैं कि शादियां लेट हो रही हैं लेडीज़ में, और फिर शादी होने के बाद भी वो कपल अपनी तरफ से ये डिसाइड करते हैं कि हम कुछ देर वेट करेंगे, कई दफ़ा साल, 2 साल, 3 साल वेट करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से कमाने लगे, तभी हम लोग आगे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। तो इस वजह से प्रेगनेंसीज काफ़ी लोग डिले कर देते हैं। तो उम्र के साथ में फर्टिलिटी का जो पोटेंशियल है ये बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगता है। सो हम ये देखते हैं कि जब एक बार उम्र लेडीज़ की एज 30 के क्रॉस कर जाती है तो धीरे धीरे करके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता जाता है। 35 के बाद तो ड्रास्टिकली कम होने लगता है, और 40 के बाद तो बहुत ही मुश्किल होती है कि कोई मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यस, ये आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि ये शादी डिले करना और फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी डिले करना, ये भी एक आज की डेट में इम्पॉर्टेंट कारण है फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस जो हम देख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कपल पूरे 1 साल भर के लिए ट्राई कर चुके हैं प्रेगनेंसी करने के लिए बिना प्रिकॉशन यूज़ करे, और फिर उसके बाद वो अगर देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट अभी भी नहीं हुए हैं, तो उनको डेफिनेटली एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके एडवाइस लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने एज 1 ईयर का इनफर्टिलिटी बताया, ये हम यंगर एज ग्रुप वाले पेशेंट्स के लिए बता रहे हैं। जो अगर 35 के ऊपर अगर कोई कपल है जिनकी शायद लेट शादी हुई हो, या फिर वो तब प्लान ना कर रहे हो, अब 34, 35, 36 की एज ग्रुप में, ये मैं फीमेल की एज के बारे में बता रही हूँ, अब अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो उनके अंदर हम ये नहीं बोलेंगे कि आप साल भर वेट करिए। वहाँ पे हम बोलेंगे कि 6 से 7 महीने, 8 महीने में ही अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से अपना एटलीस्ट जांचें तो करवाई, क्योंकि उनके अंदर हम जैसे एज बढ़ेगी तो प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। अब आ गए हम लोग जांचों की तरफ। तो लेटर से अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास में इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए डॉक्टर की सलाह के लिए आए हैं,
तो नॉर्मली हम बेसिक जांचें कराते हुए, जो कि हमें हीमोग्लोबिन देखना है, आपने आज की डेट में करेक्टली बोला, थायराइड, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट हम लोग जब पहली बार चेक करते हैं तो शुगर की वैल्यूज़ ज़्यादा आती हैं, तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है अगेन वेट की वजह से और लेस एक्सरसाइज की वजह से। तो ये बेसिक जांचें कराते हुए नेक्स्ट हम कराएंगे उनका हार्मोन की जांचें। अगर हमें लग रहा होगा कि कोई हार्मोन इम्बैलेंस या पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो पीसीओडी है, इसका अगर हमें शक लग रहा होगा नोइंग के पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, तो हम ये वाली चीज़ करवाएंगे। डेफिनेटली हम साथ ही साथ पेशेंट के हस्बैंड को भी एडवाइस करेंगे कि वो अपना सीमेन एनालिसिस करवाएं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे पास में पेशेंट जब आती हैं तो वो पेशेंट आती हैं अपनी या तो मदर के साथ या अपनी मदर इन लॉ के साथ, और हम पेशेंट को अपने इन्वेस्टिगेशन तो लिख देते हैं, उसमें अपने पर्चे पे ये भी लिख देते हैं कि आप हस्बैंड की जांच करवा के रिपोर्ट लेकर के आएँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पेशेंट ही चक्कर काटते रहते हैं, रिपोर्ट्स के साथ में दवाइयाँ भी लेते रहते हैं, अपना इलाज कराते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या रिपोर्ट आई, और हस्बैंड की जांच कराते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड को वो कहते हैं तो वो तैयार नहीं होते कराने के लिए, और फिर बहुत बोलने के बाद या हमारे इंसिस्ट करने के बाद साल में 2 साल में कई दफ़ा इतना लंबा टाइम पे गुजर जाता है। जब हम हस्बैंड को बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप ये रिपोर्ट लेकर ही आइए, नहीं तो हम आगे इलाज कर नहीं पाएंगे, तो हस्बैंड की रिपोर्ट के अंदर कमी आती है। तो इसके अंदर और हम यही पेशेंट को और उनके साथ में जो भी रिलेटिव आता है और हस्बैंड भी कई दफ़ा साथ में आते हैं, तो हम यही बताते हैं कि टाइम से दोनों जांचें करवाइए हस्बैंड और वाइफ, ताकि जिसमें भी प्रॉब्लम आए उस चीज़ का हम कायदे से वक्त होते हुए इलाज करें। ऐसा नहीं हो कि हम पेशेंट का इलाज करें और बाद में पता चले कि अरे ये तो हस्बैंड के अंदर कुछ कमी रह गई थी, तो उनका इलाज भी फिर हम अब इलाज शुरू करेंगे तो और टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों का साथ साथ में जांचें हों। ये बेसिक जांचें जब होती हैं, हाँ, इसके साथ में एक और जांच जो आज की डेट में हम सभी की करा रहे हैं लेडीज़ में, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड से हमारे को यूट्रस किस तरह से बना हुआ है, नॉर्मल साइज, शेप, ये सब दिखता है। ओवरीज दोनों सही हैं, ओवरीज में एग सही से बन रहा है, इतनी चीज़ें हम यूट्रस में और ओवरीज में हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख सकते हैं। आज की डेट में ये बहुत ही कॉमनली चीज़ें देख रहे हैं कि पेशेंट्स अभी नई शादी हुई है या जब भी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन वो यूज़ नहीं करते, तो कंसीव कर जाते हैं। अब वो आपस में कपल डिसाइड करते हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो वो डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर के पास नहीं जाते। शायद ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आगे से बोलेंगे आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो, ठीक है, और इस वजह से वो केमिस्ट के पास चले जाते हैं और केमिस्ट से दवाई लेके, जो आप कह रहे हो एमटीपी पिल खा ले करके, और अपना अबॉर्शन के लिए वो दवाई आती है वो यूज़ करते हैं। पहली बात, ये दवाई केमिस्ट को देनी नहीं चाहिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। दूसरा, और इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कपल को मैं आपके माध्यम से और हमारी चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप बगैर डॉक्टर की एडवाइस के एमटीपी पिल केमिस्ट से लेके ना खाएं, क्योंकि ये दवाई बहुत पावरफुल हार्मोन की दवाई है और ये अंदर नुकसान कर सकती है। और हमने पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कॉम्प्लिकेशंस इस दवाई से हो करके हॉस्पिटल में आते हुए। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने दवाई ली हो किसी ने केमिस्ट से और अबॉर्शन हो गया हो, तो आपको लगता है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन एज डॉक्टर्स हम इतने साल से प्रैक्टिस में हैं, हमने बहुत सारे पेशेंट्स को रात को 2 बजे 3 बजे सिवियर ब्लीडिंग के साथ में कोलैप्स स्टेट में हॉस्पिटल में आते हुए देखा है, जिन्होंने दवाई खुद से खाई है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और हमें उन्हें इमरजेंसी में डीएनसी के लिए या कई दफ़ा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन के लिए भी ले जाना पड़ा है, क्योंकि अंदर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो वो एमटीपी पिल की वजह से रप्चर हो जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और दूसरा, जो आपने इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ये सवाल कि अगर एमटीपी पिल बिना डॉक्टर की एडवाइस के कायदे से ना ली गई हो और इस तरह से यूज़ किया गया हो, तो ये पेशेंट आगे चल करके इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, कि इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस भी रहते हैं कि दवाई की वजह से, या एमटीपी अगर सही से नहीं हुआ
या कोई इन्फेक्शन चला गया, दवाई कंप्लीट अबॉर्शन इनकम्प्लीट हो गया हो, इन्फेक्शन, हाँ बहुत दिनों तक ब्लीडिंग हो गया, कोई टुकड़ा अंदर रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी पेशेंट्स आगे चल करके प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कंसेप्शन में, या क्योंकि जैसे मैंने बताया ये हैवी हार्मोन का डोज देती हैं एक टाइम पे, शॉर्ट टाइम पे हैवी हार्मोन देते, तो इससे जाके मेंसेस बाद में पेशेंट के इरेगुलर होने लग जाते हैं। तो ये भी चीज़ों के लिए हम लोग बोल रहे हैं इम्बैलेंस, कि आप प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये मान के चलिए, और मैं अश्योर करती हूँ आई थिंक सारे डॉक्टर्स की गायनी की तरफ से, कि अगर आप हमसे आके एडवाइस लेंगे, मुझसे लेंगे या किसी से भी लेंगे, तो वो डॉक्टर आपकी बात को समझते हुए, आपको समझाते हुए अंडर सुपरविजन, देखिए दवाई तो हम भी वही देते हैं, लेकिन सुपरविजन में अगर वो दवाई ली गई हो तो वो दवाई कायदे से इफेक्ट करेगी और आपको चांसेस कॉम्प्लिकेशन का और इनकम्प्लीट प्रोसीजर का, ये वाले चांसेस कम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से इनफर्टिलिटी के बारे में एक आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो बांझपन के विषय में आपने आम आदमी को आम भाषा में सही चीज़ें बताई हैं, और उसको हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस पर ध्यान दें, और अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो सही समय पे अपनी जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, या हमारे माध्यम से कुछ मदद चाहिए तो हमें आप मेल कर सकते हैं, इसका लिंक और मैसेज कमेंट्स वगैरह आप कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।